नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BEAVAE 181 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रमुख पारितंत्र। देखो भाई, चैप्टर शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वाली किताब से जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक ऑप्शन को, जो भी आपका सही आंसर होगा, उसे आपको टिक करना है। ठीक है भाई। लेकिन बात यह है कि इसे पढ़ा कैसे जाए। तो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लाइन टू लाइन चैप्टर को पढ़ो और हर लाइन को अच्छे से समझो, क्योंकि हर लाइन से एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि केवल क्वेश्चनों को पढ़ लो। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन से तरीके से अगले चैप्टर अपलोड किए जाएं। क्या सिर्फ हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा के रख दिए जाएं जिससे आप रट लो, या फिर हर चैप्टर को लाइन टू लाइन समझाया जाए और उसके बाद उसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये चीज़ देखी जाए। तो ये कमेंट करके बताना, तभी अगले चैप्टर की वीडियो में उसी हिसाब से अपलोड करूंगा। ठीक है भाई। तो देखो भाई, चैप्टर शुरू करूं इससे पहले चैप्टर का नाम ही बता देता हूं आपको। प्रमुख पारितंत्र। पारितंत्र का अर्थ क्या होता है? पारितंत्र का अर्थ होता है इंग्लिश में इकोसिस्टम। तो देखो भाई, जब आप इकोसिस्टम का अध्ययन करते हो तो आपको बहुत सारे इकोसिस्टम दिखाई देंगे, जैसे कि वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र, जलीय पारितंत्र। अब हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि एक इस इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कैसे अलग है, वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, कैसी जलवायु पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और हर एक से बहुत सारे क्वेश्चनों की यहाँ पर भरमार होने वाली है। तो पाइथन का मतलब समझ गए आप, इकोसिस्टम है और हर जगह का अलग अलग इकोसिस्टम है। उसका रीज़न ये है कि अलग अलग जलवायु है हर एक क्षेत्र की, अलग अलग प्रकार की वहाँ की प्राकृतिक दशाएं हैं, और ये जो दशाओं में भिन्नता है, ये जो जलवायु में भिन्नता है, इसी वजह से वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वहाँ पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं, इनमें भी भिन्नता पाई जाती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ जल में ही जीव रह सकते हैं, तो वो जलीय पारितंत्र का हिस्सा हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो मरुस्थल में ही रह सकते हैं, तो मरुस्थलीय पारितंत्र का हिस्सा है। कुछ जीव ऐसे हैं जो घास स्थल पर ही रह सकते हैं, वो घास स्थल पारितंत्र का हिस्सा है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो वनों में ही रह सकते हैं, वो वन पारितंत्र का हिस्सा है। और मनुष्य जो है वो इन चारों चीज़ों से घिरा हुआ है, इन सभी चीज़ों से घिरा हुआ है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि इन सभी का क्या महत्व है और कौन कौन सी जीव और प्रजातियां इनमें पाई जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वन पारितंत्र के बारे में। तो जब आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि वन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो वन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन शब्द फॉरेस्ट से हुई है। तो अगर क्वेश्चन वहां पर आ गया कि वन शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, तो ऑप्शन में लिखा होगा फॉरेस्ट, तो आप फॉरेस्ट शब्द लगा देंगे। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, फॉरेस्ट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो फॉरेस्ट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है भाई? जिसका अर्थ होता है वैसे तो बाहर, और लेकिन हम यूज़ किसके लिए करते हैं? वन। अब आप कहोगे बाहर का अर्थ वन कैसे हो सकता है? तो देखो, किसी गांव के बाहर की सीमा, जहां पर बहुत सारी वनस्पतियां हो, खेती ना होती हो, भूमि को जोता ना जाता हो, वहां पर अपने आप ही क्या हो, पेड़ पौधे उग गए हों, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वन ही तो कहलाएगा। तो आज वन उस जमीन को कहते हैं जिसकी देखभाल वन विद्या के विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, जहाँ पर मानव गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं, वो क्षेत्र वनीय क्षेत्रों में कहलाएंगे, जहाँ पर बड़े पैमाने पर बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाएंगी। और प्रकृति की हर अक्षांश पर अलग अलग जलवायु दशाएं हैं, इसी वजह से बहुत सारे प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहाँ पर हम कुछ प्रमुख वनों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से पहला जो वन है वो है शंकुधारी वन। तो देखो भाई, शंकुधारी वन की बात करें तो शंकुधारी वनों को टैगा वन भी कहते हैं। शंकुधारी वनों को कौन से वन कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। अगर यहाँ पर आप बॉक्स में देखोगे ना, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो साइड में बॉक्स में राइट हैंड पे, कि टैगा उत्तरी श्रेणी के शंकुवृक्षी वन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो टैगा शब्द है ये नॉर्थ में जो शंकुधारी वन है उनके लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि नॉर्थ के जितने भी शंकुधारी वन है उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? टैगा यूज़ किया जाता है। अब ये शंकुधारी वन क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है? तो देखो भाई, शंकुधारी वनों की जो पहली विशेषता होती है ना, वो ये विशेषता होती है कि इनके पेड़ जो होते हैं ये एक शंकु की तरह होते हैं, एक कोन की तरह होते हैं। देखो यहाँ पर जो टुंड्रा लिखा है, उसके बाद बोरियल वन लिखे हैं। ठीक है भाई। तो आप देखोगे ये बिल्कुल कैसे नौक आकार के हैं पेड़। तो जो जहाँ पर जो भी वन जितने भी हैं, जो बोरियल वाले हैं, ये जहाँ पर बोरियल वन लिखा हुआ है चित्र में देखो आप, तो बोरियल वाले जो है ना, इन्हें ही शंकुधारी वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? शंकुधारी वन। तो पता चल गया क्यों? क्योंकि इनकी शेप कैसी है? एक कोन की तरह है। अब देखो इनकी विशेषताएं देख लो भाई। शंकुधारी वनों की विशेषता देखोगे तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके पेड़ कैसे होते हैं? कोणधारी होते हैं। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। क्योंकि ये पत्तियां क्या हैं, ये वाष्प उत्सर्जन जो है वो कम करती हैं, ताकि पत्तियों पर बर्फ रुक ही ना सके। इसके अलावा जो शंकुधारी वन है, यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी होती है।
इसके अलावा ठंडी ऋतु बहुत लंबी होती है, बर्फबारी दबा के होती है। तो इन पेड़ों की पत्तियों का आकार ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इस पर बर्फ टिकी नहीं पाती। जैसे कि हमारी किताब भी कहती है कि शंकुधारी वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ज़्यादातर मौसम कैसे होते हैं, शीत ऋतु वाले होते हैं, और गर्मियों के दिन बहुत कम ही होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर गर्मियों के दिन ज़्यादातर मतलब 70 80 90% तक ना ठंडे मौसम वाले दिन ही रहते हैं, यही इनकी विशेषता है। यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं, इन्हीं पेड़ों को हम बोरियल या फिर शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। ये पार महाद्वीपीय होते हैं, यानी कि कुछ तो महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं जलवायु के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो ज़्यादातर जो ये वन है आपको कहाँ मिलेंगे, ज़्यादातर ये वन मिलेंगे आपको यूरोप में, एशिया में, उत्तर अमेरिकी महाद्वीपों में। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं किसी देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो उन पर्वतों पर भी आपको ये वृक्ष मिल सकते हैं। वैसे तो आपको ये मोस्टली यूरोप और उत्तर अमेरिका में मिलेंगे, एशिया के कुछ भाग जो ऊपरी स्थल पर हैं वहाँ मिलेंगे आपको। यानी कि अगर आप नक्शे में देखोगे तो 66.5 डिग्री जो रेखा है, इस रेखा से ऊपर ऊपर आपको ये वन मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों पर इस प्रकार के वन मिल जाते हैं, इसलिए वर्ड यूज किया गया यहाँ पर कि ये पार महाद्वीपीय हैं, यानी कि किसी एक महाद्वीप में नहीं पाए जाते। कौन से, शंकुधारी वन। इसके अलावा अगर बात करोगे इनकी, तो यहाँ पर जो पौधे हैं इनमें से ज़्यादातर पौधे सदाबहार हैं। सदाबहार पौधे वो होते हैं जो वर्ष भर जिनकी पत्तियां हमेशा रहती है पेड़ों पर, वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते। जबकि जो साल भर में पौधे एक बार, साल भर में जो पेड़ एक बार पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। तो अगर आप शंकुधारी वनों की बात करोगे तो इनकी पहली विशेषता क्या है, इनके पेड़ कोणधारी होते हैं, वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, शीत ऋतु काफ़ी लंबी होती है, गर्मी के दिन तो बहुत कम होते हैं, यूरोप उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। अब अगली बात सुनो, अगली बात यह है कि अगर आप सभी वन क्षेत्रों में देखोगे ना, जितने भी वन क्षेत्र हैं, जितने भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, उन सभी वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शंकुधारी वन ही पाए जाते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है तो इतने जीव जंतु यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो देखो, अगर वो पूछे कौन से वन ऐसे हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी तो कम पाई जाती है लेकिन उनका विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो कौन से वन है, शंकुधारी वन है। ठीक है भाई, तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना। अब देखो, शंकुधारी वनों में कैसी लकड़ियाँ पाई जाती है, मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती है, और जिनका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व भी है। जैसे कुछ पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ये सब अपनी मुलायम लकड़ियों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ जीव जंतु भी पाए जाते हैं यहाँ पर, जैसे लाल लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। कह रहा है यहाँ पर पौधों की सदाबहार स्पीशीज मिलती है, जैसे कि स्प्रूस। स्प्रूस में भी कई क्वालिटी हैं, जैसे कि पीसिया ग्लाका। इसी प्रकार से एक पेड़ है फर, पेड़ का नाम क्या है, फर। इसकी कौन कौन सी प्रजातियां मिलेगी आपको, एबियस, बालसेमिया। ऐसी चीड़ का एक पेड़ है, इसकी कौन सी प्रजाति मिलेगी यहाँ पर आपको, पाइनक्स रॉक्सबर धाई। इसके अलावा पाइनस स्ट्रोबस। इसके अलावा जो जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर कौन से पाए जाएंगे, लिक्स, भेड़िया, रीछ, लाल लोमड़ी, पॉक्यूपाइन, गिलहरियाँ। इसके अलावा ऐसे प्राणी जो पेड़ों पर भी रह सकते हैं, तालाबों में भी रह सकते हैं, जैसे पेड़ वाला मेंढक मिल जाएगा आपको यहाँ पर, तालाब वाले मेंढक भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन शंकुधारी जो वन है, इनकी समस्या भी है कुछ। उसकी समस्या ये है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नुकीली होती हैं। इसकी वजह से जब ये पत्तियां नीचे गिरती हैं तो उनमें जो पोषण मात्रा है वो अधिक तो है नहीं, इसकी वजह से वो मिट्टी के भी जो पोषक तत्व है उसकी कमी कर देती है। इन क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, और इसमें ना खनिज भी उतने नहीं होते, इतने मिनरल्स नहीं होते जितने यहाँ की अन्य मिट्टियों में होने चाहिए। तो ऐसे में इनकी जो उत्पादनशीलता है वो तो कम है, लेकिन ये फैले हुए बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर शंकुधारी वनों से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो कर दोगे भाई, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि अगली वीडियो उसी हिसाब से अपलोड की जाए भाई, कि हमें क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना चाहिए या फिर इसी तरीके से मैं समझाऊं आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों की। तो देखो, इससे पहले मैं शीतोष्ण पर्णपाती वन शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं ताकि चीज़ें समझ में आ पाए। देखो, पूरी की पूरी पृथ्वी को हमने काल्पनिक रेखा से काट दिया है, यानी कि बीचों बीच से बांट दिया है, जिसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर 0 डिग्री विषुवतीय रेखा कहते हैं। अब देखो, 0 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है वो सारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, यानी कि नॉर्थ कहलाता है, और 0 डिग्री के नीचे का सारा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, जिसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से अंग्रेजी में जानते हो। 0 डिग्री के जस्ट 23.5 पर एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा हिंदी में कहते हैं। ऐसे ही 23.5 साउथ में जाओगे तो एक रेखा है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो जो 23.5 नॉर्थ है और 23.5 साउथ है, इसके बीच का सारा जो क्षेत्र है ना, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा।
तो उष्ण कटिबंधीय जहां जहां नाम मिलेगा आपको, जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय नाम मिलेगा। देखो ये लिखा है ना उष्ण कटिबंधीय, तो अब पता चल गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको, 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक में जितने भी देश पाए जाएंगे ये सारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आएंगे। अब 23.5 से लेकर 66.5 तक जितने भी क्षेत्र होंगे ये शीतोष्ण होंगे। 23.5 से लेकर 66.5 तक नॉर्थ में, और इसी प्रकार से 23.5 से लेकर 66.5 तक साउथ क्षेत्र में जितने भी देश आएंगे शीतोष्ण वाले क्षेत्र होंगे। तो कहीं पर भी शीतोष्ण लिखेगा समझ जाएंगे आप। और 66.5 से ऊपर वाले जितने हैं ये क्या कहलाएंगे, ये शीत कहलाते हैं, जिसमें हम शंकुधारी वनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब जानते हैं हम शीतोष्ण पर्णपाती वनों की क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्णपाती का अर्थ क्या होता है, वो वन जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हों। तो शीतोष्ण वनों की विशेषता यह है, यहाँ मध्यम दर्जे की जलवायु पाई जाती है। जबकि आपको कोणधारी वनों में बहुत ही ठंडी जलवायु मिल रही थी, गर्म दिन कम मिल रहे थे। जबकि शीतोष्ण जलवायु की कैसी विशेषता है कि यहाँ मध्यम दर्जे की जलवायु पाई जाएगी। पेड़ कैसे होंगे, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होंगे जो सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इसे शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं, यानी कि जो पत्तियां गिरा देते हैं। वसंत के आगमन पर इनमें नई पत्तियों का जन्म लेता है। ये वन आपको उत्तर अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया में, चीन और जापान में मिलेंगे आपको। इसके अलावा चिली देश में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया कुछ भाग में यहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर जो बारिश है वो 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है, और लगभग साल भर ना एक जैसी बारिश होती है, ना ज़्यादा ना कम। यहाँ के अगर वृक्षों की बात की जाए तो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं भाई, 40 से 50 मीटर ऊंचाई तक इनके पेड़ों की जो है ऊंचाई होती है। इनकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं और चौड़ी होती हैं। कुछ अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो मैपल, मैपल में भी एसर। अब आपको ये क्या होते हैं, तो देखो भाई नेट पे इनकी तस्वीरें देखना इन पेड़ों की, आपको पता चल जाएगा बहुत सारे पेड़ हैं जिनके नाम हम नहीं जानते हैं भाई। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से एक है बीच, जिसमें फैगस उसकी प्रजाति है। ऐसी ओक का पेड़, शायद आपने सुना हो ओक का पेड़। ऐसी हिकॉरी का पेड़ है, बासवुड का पेड़ है, चेस्टनट का पेड़ है, कॉटनवुड का पेड़ है। तो ये सारे पेड़ हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। भारत के हिमालय में देखोगे तो कुछ स्थानों पर ऐसी वनस्पति मिलेगी आपको, जैसे सिडॉर, जूनिपर के पेड़ मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। इसके अलावा जो जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं तो पेड़ पौधों की प्रजाति हो गई। जीव जंतु की बात करोगे तो जीव जंतु में हिरन, भालू, गिलहरियाँ, धूसर, लोमड़ियाँ पाई जाती है। बॉबकैट मिलेगी आपको, पीरू पक्षी मिलेगा, कठफोड़वा मिलेगा। इसके अलावा कुछ केचुए, घोंगे, मिलीपीड की प्रजातियां भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ, सांप, स्तनधारी रैकून, अपोसम, सुअर, पहाड़ी शेर मिलेंगे। तो देखो भाई, अब अगर वो डीपली क्वेश्चन पूछने पे आ गया, अगर वो डीपली क्वेश्चन पूछने पर आ गया तो क्या लिख देगा, एक जंतु की प्रजाति लिख देगा और कहेगा ये कौन से वनों में पाई जाती है। तो शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, हर वन की प्रजाति अगर आपको याद है तो आसानी में लिखोगे, वरना फिर तो तुक्के मारने वाली बात है ही। तो पेपर में अगर समय है तो अच्छे से पढ़ के जाओ, और समय नहीं है फिर तो शॉर्टकट मारना ही पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। तो देखो जो वन साल भर में एक बार पत्तियां गिराते हों ये पर्णपाती वन कहलाएंगे, और जहां पर वर्ष भर पत्तियां बनी रहे वो सदाबहार वन कहलाएंगे। तो विश्व के कई भागों में भूमध्य सागरीय टाइप की जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता ये होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा गर्म होती है। इसमें कम ऊंचाई वाले पेड़ आसानी से आते हैं। देखो इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, पर्णपाती वनों की देखोगे तो ऊंचाई 40 से 50 मीटर ऊंचे ऊंचे पेड़ मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, कम ऊंचाई वाले पेड़ मिलेंगे आपको। पत्तियां सुई की तरह भी हो सकती है और चौड़ी भी हो सकती है, यानी कि दोनों टाइप की पत्तियां मिक्सअप यहाँ पर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हेमलॉक का पेड़ हो गया, यू का पेड़ हो गया, मैपल का पेड़ हो गया। यहाँ की जो झाड़ियाँ भी होती है वो भी 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं वो खच्चर पाया जाएगा, हिरन, फ्रुश। देखो जो नया नाम हो ना उसे ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा तो नया नाम ही पूछा जाएगा। जैसे ब्रुष्ट खरगोश, तो ब्रुष्ट खरगोश हो गया, काश चूहा यानी कि लकड़ी जैसा चूहा हो गया, चिंपक हो गया। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहारी वन में पाए जाते हैं। अब इसी प्रकार से शीतोष्ण क्षेत्र में एक वन ऐसा है जिसे वर्षा प्रचुर वन कहते हैं। तो वर्षा प्रचुर वन का मतलब है यहाँ पर वर्षा दबाकर होती रहती है। तो शीतोष्ण वन ही है, लेकिन उन्हें कई भागों में बांटा गया है। एक पर्णपाती हो गए जो पत्तियां गिरा देते हैं, एक सदाबहार वन हो गए जो पत्तियां नहीं गिराते हैं, एक हो गई वर्षा प्रचुर वन जहां पर वर्षा दबाकर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा वर्षा की वजह से यहाँ पे कोहरा भी बहुत अधिक पड़ता है। तो कोहरे से भी पानी मिलता है और बारिश से भी पानी मिलता है। कहाँ पर, शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वनों में। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन की अगर हम बात करें
अब तक हम शीतोष्ण पढ़ रहे थे, ध्यान रखना। शीतोष्ण में हमने 3 पढ़े हैं, वर्षा प्रचुर वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। अब ऐसे ही हम किसमें पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन की बात करोगे तो ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे तक का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। इन वनों में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी आपको, ताप और आर्द्रता दोनों ही मिलेंगी आपको, टेम्परेचर भी मिलेगा, ह्यूमिडिटी भी मिलेगी। 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है भाई, वर्ष भर बहुत बारिश होती है यहाँ पर। यहाँ पर जो मिलते हैं पेड़ वो मिलेंगे आपको रेकोफोरस मेलाबॉरिकस नाम के पेड़ मिलेंगे आपको। इसके अलावा कुछ जीव जंतु मिलेंगे, जलीय सरीसृप मिलेंगे, कैमिलिन, एगोमिड, करेल, छिपकली जैसे सांपों। इसके अलावा सांपों की कई स्पीशीज मिलेगी आपको। इसके अलावा तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ यहाँ पर खूब मिलेंगी आपको। इसके अलावा एटाइट्रो, विशालकाय उड़न गिलहरियां यानी कि उड़ने वाली गिलहरियां विशालकाय, बंदर और स्लॉथ आदि यहां पर मिलेंगे आपको। कहां पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में। इसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां कुल वर्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन कई बार कम और कई बार ज्यादा होती है, यानी कि पूरे वर्ष भर एक जैसी नहीं होती है। तो इन्हें मौसमी वन कहा जाता है। यहाँ पर जो वन होते हैं इन्हें मौसमी वन कहा जाता है। भारत में सेंट्रल इंडिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा इसी प्रकार के वन आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़े पेड़ हैं वो टीक के होते हैं। तो टीक पेड़ कहाँ मिलेगा आपको, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में मिलेगा। क्लियर है। अब उपोष्णीय वर्षा प्रचुर वनों की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर वर्षा जब दबा के होगी, सर्दी और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर अलग अलग होगा। चौड़ी पत्ती वाले और सदाबहार उपोष्णीय वन मिलेंगे। यहाँ के जो मेन पेड़ है वो है महोगनी, पॉम, ऑक, मैंगोलिया, इमली, ये सब यहाँ पर आपको मिलेगी। क्लियर है। जीव जंतुओं की बात करोगे तो बहुत सारी मिक्सअप जैसी हैं, तो इसलिए नाम इसके नहीं लिखे हैं। वनों का महत्व क्या होता है ये आप सभी को पता है कि वनों का महत्व बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, मनोरंजन के स्रोत के लिए भी हो सकता है, टूरिस्ट के लिए भी हो सकता है, कल्चरल के लिए भी हो सकता है। बहुत सारे आदिवासी समुदाय जो हैं वो आज भी वनों पर डिपेंड है। मनुष्य प्राचीन अवस्था में जब शुरुआत की थी मनुष्य ने अपने जीवन की, तो वो वनों से ही अपने खाद्य उत्पाद प्राप्त करता था, जलाने की लकड़ी वहीं से इकट्ठा करता था। इसके अलावा आज बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर ही निर्भर हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग हो गया, कागज लुगदी उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग, माचिस उद्योग हो गया, शटल, खेलकूद के सामान के लिए जो कच्चा माल है वो आज वनों से ही मिल रहा है। तो ऐसे में पता चलता है कि वन ना सिर्फ मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, साथ ही साथ व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी जरूरी हैं। इसके अलावा वर्तमान में बहुत सारे प्रकार के जो पौधे हैं, बहुत सारे प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, यही वनों से मिल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां हैं वो वर्क कर रही हैं। तारपीन का तेल हो गया, लाख, कत्था, खैर जैसी जो चीजें हैं, बीड़ी के खोल हो गए, ये सब वनों से ही तो प्राप्त किए जा रहे हैं। अब मुद्दा ऐसे में ये उठ रहा है, तो जब वनों पर हम इतने ज़्यादा डिपेंडेबल हैं तो वन क्यों खत्म होते जा रहे हैं, तो उसका बड़ा कारण जनसंख्या है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो देखो, नगरीकरण बढ़ता जा रहा है, कृषि में बढ़ोतरी जा रही है, लकड़ी का दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से वन खतरे में आ गए हैं। ऐसे में लगातार न सिर्फ हमारे देश की सरकार बल्कि विश्व स्तर पर यह प्रयास किए जा रहे हैं कि वन संरक्षण किया जाए, वनों का मैनेजमेंट किया जाए। मेन क्वेश्चन जो यहाँ से मुद्दा है वो ये है कि वन वर्धन क्या है, सिविकल्चर क्या है। तो वन वर्धन का अर्थ ये है कि हम क्या करें, इसमें नए नए पेड़ों को लगाएं, जो मूल्यवान पेड़ हैं उनको लगाएं, जैसे टीक का पेड़ हो गया, साल, शीशम, केल का जैसे वृक्ष हो गए, ये इमारती लकड़ी के लिए यूज होते हैं। बड़े पैमाने पर जो इमारती लकड़ियां मिलती हैं वो इन्हीं पेड़ों से मिलती हैं। तो ऐसे पेड़ों को लगाया जाए, इनकी देखभाल की जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इसे हम वन वर्धन कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 में इसे और अच्छे से पढ़ोगे। तो प्रमुख पारितंत्र में आज हमने क्या पढ़ा है, वन पारितंत्र। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने में हम सक्षम हैं। अगली क्लास में हम इसके अन्य भागों की चर्चा करेंगे, जैसे घास स्थल पारितंत्र क्या है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, और मरुस्थल पारितंत्र क्या है, जलीय पारितंत्र क्या है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में करेंगे। तो भाई सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आप कि क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ाया जाए या फिर आपको ऐसे समझ में आ रहा है आप ऐसे अच्छे आंसर कर सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।